हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल उत्तराखंड ऑफिसर्स पार्क। तो हम ज्योग्राफी की क्लासेस कर रहे हैं। ये हमारा लेक्चर 2 होने वाला है आज का। ठीक है। आई होप आपने लेक्चर 1 देख लिया होगा, और उससे पहले हमने पॉलिटी और हिस्ट्री, एंशिएंट मिडिवल एंड मॉडर्न, ये सब कवर कर लिया है। आई होप आपने वो सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे, बिकॉज ये सारे के सारे लेक्चर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले आपको पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए या यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए, जितने भी कोई भी स्टेट पीसीएस हो या और भी अदर स्टेट्स के हो या फिर उत्तराखंड के और अदर एग्जाम्स हो, जैसे कि आपके लोअर पीसीएस, एसीएफ, आरओ, एआरओ एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो सबके लिए ये बहुत 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 ही रेलेवेंट होने वाला है। तो आई होप आप सारी वीडियोस देख रहे होंगे, पूरी एंड तक देखिएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कुछ डाउट हो तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो बिगिन करते हैं अपना लेक्चर 2। इसमें आज हम वही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में रेलेवेंट है और एग्जाम में आते रहते हैं, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन उसी बेस पे मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं, उसी वे में हम इसे डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है ना। जिसमें हम वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, ड्रेनेज सिस्टम, थोड़ा सा रिवर सिस्टम के बारे में भी, रिवर बेसिन के बारे में भी थोड़ा अच्छे से हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिगिन करते हैं अपनी आज की क्लास, एंड एट द एंड हम फिर हमेशा की तरह पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे। ओके, तो आज की क्लास हम बिगिन करते हैं अपनी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट से, और वो है आपके एपिलियन एंड पेरिलियन। ये क्या होते हैं? व्हाट इज दिस? एपिलियन पेरिलियन क्या होते हैं? अर्थ के और सन के बीच का जो डिस्टेंस होता है। ठीक है, हमारा ये क्लाइमेटोलॉजी जियोमॉर्फोलॉजी वाला पार्ट ही है अभी जो चल रहा है एक तरीके से। तो अर्थ के और सन के बीच के में जो आपका डिस्टेंस होता है वो एपिलियन होता है और पेरिलियन ही कहलाता है। लेकिन फॉरदेस्ट डिस्टेंस को, जब बहुत दूर होता है अर्थ सन से, उस स्टेज को बोलते हैं एपिलियन, जो कि 152 मिलियन किलोमीटर के अराउंड होता है एपिलियन। ठीक है, और ये कब आता है? 4 जुलाई को आता है ऐसा समय, जब अर्थ सन से काफी दूर होता है। और पेरिलियन वो होता है जब अर्थ सन के काफी पास होता है। आप एक तरीका याद रखते हो, पी से पेरिलियन, पी से पास। पेरिलियन मतलब पास होगा, और वो 4 जनवरी को आएगा 147 मिलियन किलोमीटर। 147 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, 5 मिलियन किलोमीटर का फर्क है। ठीक है, और ये 4 जनवरी को आता है। 4 जनवरी को आता है पेरिलियन, और 4 जुलाई को आता है एपिलियन। डेट सेम है लेकिन मंथ आपका जनवरी और जुलाई है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब अपोजी और पेरिजी, अगर ये नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देती हूँ, PERIGEE। ये मून और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है। मून और अर्थ के बीच के डिस्टेंस। अपोजी क्या होता है? जब मून फारदेस्ट होता है, दूर होता है बहुत ज्यादा, फारदेस्ट होता है, दूर होता है बहुत ज्यादा अर्थ से, तो अपोजी स्टेज होती है। और पेरिजी जो होती है, पी मतलब पास, इसमें भी वही है। दोनों में पेरिलियन और पेरिजी। पेरिलियन यानी सन और अर्थ के बीच में जब पास डिस्टेंस होता है, और तो मून के बीच में जो पास डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं पेरिजी। ये क्लोजेस्ट होता है मून अर्थ के। तो ये आपका याद रखना है, अगर आपको क्वेश्चन दिखता है इस टाइप से तो आपको गलत नहीं करना है। ठीक है। सनस्पॉट क्या होता है? सनस्पॉट होता है आफ्टर एवरी 11 ईयर्स सनस्पॉट इंक्रीजेस, इंसुलेशन इंक्रीजेस। हर 11 साल बाद सनस्पॉट इंक्रीज होता है, और इंसुलेशन यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन भी इंक्रीज होता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये एयर याद रखना है हर 11 साल बाद, 11 साल के इंटरवल में। हीट बजट, अगर हीट बजट की बात करें तो 51% ऑफ द रेडिएशन रेडिएटेड टू द अर्थ, देन 35% इज स्कैटर्ड टू एटमॉस्फेयर एंड 14% इज एब्सॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर। जो सन की रेज है वो 50%, 51% तो रेडिएट हो जाती है अर्थ को, 35% स्कैटर्ड हो जाती है एटमॉस्फेयर को, और 14% इज एब्सॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर। तो ये कंप्लीट करता है हमारा 100% का हीट बजट। ब्लैक होल्स क्या होते हैं? उस वक्त न्यूज में था तो मैंने थोड़ा सा उसके बारे में लिख लिया था। ठीक है, विलियम हॉकिंस ने डिस्कवरी की थी। तो ब्लैक होल्स बेसिकली क्या होता है? फर्स्ट एवर रियल इमेज ऑफ ब्लैक होल वाज टेकन ऑन मार्च 2019। From black hole, even light cannot escape. That's why it is called as black. But scientists had taken the image of event horizon, a layer under which, if anything falls, never come back. Even light cannot come back from that. So that layer is known as event horizon. तो कभी आ सकता है कि event horizon से light also cannot come back. So it's true. Event horizon is a layer under which, if anything falls, never come back. Even light. ठीक है, नोट करके लिख लीजिए। कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड इट इज अराउंड नेग्लिजिबल एट इक्वेटर। जैसे हमने पढ़ा था, तो ट्रॉस्फेरिक लेयर मैक्सिमम होती है इक्वेटर पे, और नेग्लिजिबल और जीरो होती है ऑलमोस्ट पोल्स में। कोरियोलिस का उल्टा है, कि मैक्सिमम होती है पोल्स पे और नेग्लिजिबल होती है आपकी इक्वेटर पे। विंड्स एंड प्रेशर बेल्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये हम कर चुके हैं पहली क्लास में भी, लेकिन एक बार फिर से क्विक रिवीजन टाइप में कर लेते हैं, और कुछ अगर छूटता है तो इसमें कवर अप हो जाएगा हमारा। ठीक है,
आपका जो 0 डिग्री पे होता है, आपके 0 डिग्री पे इक्वेटर होती है। 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ तक की जो एरिया होता है उसे डोल्ड्रम कहते हैं। ठीक है, उस एरिया को डोल्ड्रम कहते हैं। वहां पे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन माना जाता है। ये वाला जो एरिया आपका, दिस इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये आपका 0 डिग्री 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ तक रहता है। फिर ऊपर आपकी ट्रेड विंड्स बहती है, नीचे ट्रेड विंड्स बहती है, उसके ऊपर वेस्टर्लीज विंड बहती है, और यहाँ पे वेस्टर्लीज विंड बहती है, और फिर ऊपर सबसे ऊपर पोलर विंड्स होती है, साउथ में भी और नॉर्थ में भी। ठीक है, तो आप ये विंड की डायरेक्शन अगर आप देख सकते हो, ठीक है, विंड की डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस तरफ से है और सदर्न हेमिस्फीयर में किस तरफ से है, इसे मैं डिटेल में आगे समझाऊंगी क्यों है ऐसा। और आपको ये डिग्री याद रखनी है कि 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ में आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट रहती है। 0 डिग्री पे हमेशा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट रहती है। उसके बाद सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट नॉर्थ में भी, उसी तरह साउथ में भी। फिर 70 से 60 डिग्री में सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट मिलती है। हाई प्रेशर के बाद लो प्रेशर बेल्ट आएगी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। फिर ऊपर 90 डिग्री पे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। साउथ नॉर्थ में पोलर हाई प्रेशर बेल्ट रहती है आपकी। तो पहले इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, फिर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड देन पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। इसी तरह से यहाँ पे भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड देन पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, और इक्वेटर के आसपास ट्रेड विंड होती है, फिर उसके ऊपर वेस्टर्ली विंड होती है, फिर उसके ऊपर पोलर विंड होती है। ये आपको ध्यान रखना है। विंड जो होती है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, विंड जो होती है इट इज एयर इन मोशन। जो हवा चल रही होती है, मोशन में होती है, उसी को विंड कहते हैं। अब यहाँ पे कॉरियलिस फोर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। फोर्स विच इज क्रिएटेड बाय रोटेशन ऑफ अर्थ, उसे कॉरियलिस फोर्स कहते हैं। और ये आपका मैक्सिमम होता है पोल्स में और मिनिमम होता है इक्वेटर में। ठीक है, अब ये जो हवा की डायरेक्शन है, आप देख सकते हो, ये जो नॉर्दर्न में है, ये यूं इस तरफ से हवा यूं बह रही है, इस तरफ हवा बह रही है, और सदर्न में यूं हवा बह रही है। ऐसा क्यों है एयर की डायरेक्शन? तो वो फेरेज लॉ है। फेरेज लॉ क्या कहता है कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है आपका, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, और हमेशा जो हवा होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब वो मूव करेगी तो वो राइट की तरफ टिल्ट होगी, अपने राइट की तरफ टिल्ट होगी। यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर आएगी तो ये इसका राइट हुआ, तो ये राइट की तरफ टिल्ट होगी। ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा मूव करेगी हमेशा, तो वो अपने लेफ्ट में मूव होगी, अपने लेफ्ट में टिल्ट होगी। यहाँ अपने लेफ्ट में, यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी तो ये इसका लेफ्ट होगा, तो यहाँ लेफ्ट में टिल्ट होगी। तो बस ये ध्यान रखना है। इसी लॉ को यहाँ पे लगा के हमने विंड की डायरेक्शन लगाई है। अब देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी विंड, तो वो अपने राइट में डिफ्लेक्ट करेगी, तो ये उसका राइट होगा। ऐसे यहाँ देख सकते हो आप, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है तो वो अपने राइट में डिफ्लेक्ट कर रही है। ऐसे सदर्न में आप क्या करोगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी तो वो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करेगी। इसी तरह से हमने विंड का यहाँ पे डायरेक्शन दिया है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर ओवर हियर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी तो वो अपने राइट में डिफ्लेक्ट करेगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मिल जाएगी तो वो अपने लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, रिवर जो होती है, आपको पता है आपका जो भाबर रीजन होता है बेसिकली, वहां पे रिवर एक तरीके से गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, और तराई रीजन में वो रीइमर्ज होती है। तभी तराई रीजन जो दलदला ज्यादा होता है, पानी वाला ज्यादा होता है। उसके बाद मतलब ये मैं आपको वो दिखा रही हूँ एक तरीके से सीक्वेंस, कि पहले आपका भाबर रीजन आता है, फिर तराई रीजन आता है, उसके बाद आपका भांगर आता है, और जो सबसे रिवर बेड के सबसे पास होती है वो खादर होती है। ठीक है ना, वहां पे यंग सॉइल, आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। तो ये सीक्वेंस होता है, भाबर, तराई, भांगर एंड देन खादर। ठीक है, भाबर एरिया में रिवर लॉस्ट हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, और तराई एरिया में रिवर री इमर्ज करती है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं पीसीएस एग्जाम में। ठीक है, सो व्हेनेवर द विंड गोस, अब विंड वाला क्वेश्चन पे टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। ये तो एक नोट के तौर पे मैंने यहाँ पे बना लिया था, क्योंकि क्वेश्चन आ चुके हैं इस पे, तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया ये। ओके, whenever the wind goes from the high pressure to low pressure, it moves towards its right in the northern hemisphere, and in southern hemisphere it goes to the left side of the pressure. This is your Parel's law. This is your Parel's law. ठीक है, I hope I'm clear. I hope I am clear over here. Okay. Types of winds. Types of winds देखते हैं आप। फास्ट बढ़ाने के चक्कर से कभी कभी बहुत ज्यादा उथल पुथल हो जाती है। तो अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है मैम थोड़ी फास्ट हो रही है, अब किसी को भी ऐसा लग रहा है, तो प्लीज मुझे बताओ। मैं अपना थोड़ा स्पीड को स्लो करूंगी। अगर आपको लगता है कि ठीक है मैम सही जा रही है, इतना भी स्लो नहीं है या इतना भी फास्ट नहीं है, तो मुझे वो भी बताओ। ठीक है ना, मैं उस हिसाब से मैं अपनी स्पीड को रखूंगी। क्योंकि खुद पढ़ते पढ़ते क्या होता है, आदत बढ़ जाती है जल्दी जल्दी बोलने की, जल्दी जल्दी पढ़ाने की। ठीक है ना, लेकिन पढ़ाते वक्त ये ध्यान रखना होता है कि सामने वाले बच्चों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए चीजें, और समझ में तब आती है जब हम ध्यान से और थोड़ा धीरे आराम से चलते हैं। ठीक है ना, अगर आपको कभी भी लगे कि फास्ट हो रहा है तो मुझे जरूर बताइए उस जगह पे, आई विल ट्राई टू स्लो इट डाउन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ विंड्स में आप ध्यान रखिए, 3 मेजर विंड्स है। प्लैनेटरी विंड्स होती है, पीरियोडिक विंड्स होती है, और लोकल विंड्स होती है। लोकल विंड्स का एग्जाम्पल है आपका लू। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लोकल विंड्स।
पीरियोडिक विंड जो होती है एक पर्टिकुलर टाइम पे मूव करती है, और फिर प्लैनेटरी विंड्स होती है, विंड्स ब्लोइंग थ्रू आउट द एयर फ्रॉम कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, उन्हें प्लैनेटरी विंड्स कहते हैं। जैसे कि कौन कौन सी प्लैनेटरी विंड्स होती है? ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज विंड्स, पोलर विंड्स, जो हमने ऊपर देखी यहाँ पे, ये ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज विंड्स एंड पोलर विंड्स, दीज आर योर प्लैनेटरी विंड्स, जो प्लैनेट कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट मूव करती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। इंडियन ज्योग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी, वो हम कवर अप करते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द भांगर एंड खादर। देखो ये कुछ नोट्स जो मैं दे रही हूँ उसमें प्रीलिम्स के लिए तो पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है ही है, कहीं ना कहीं आपके ये मेंस में जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 मार्कर 5 मार्कर, ठीक है ना, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये नोट्स को वहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है। ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए तो है इंपॉर्टेंट। नोन एज धैया इन पंजाब, भांगर, भांगर इज ऑल्सो नोन एज धैया इन पंजाब एंड खादर इज ऑल्सो नोन एज बैले इन पंजाब। दिस इज द हाईलैंड कंपोस्ट ऑफ ओल्ड एलुवियम। तो ओल्ड एलुवियम जो होती है वो भांगर होती है, और जो न्यू एलुवियम होती है वो खादर होती है। लो लैंड कंपोस्ट ऑफ न्यू एलुवियम। इट इज ऑलवेज अबव द लेवल ऑफ फ्लड प्लेन and it is flooded almost every year and a new alluvium is deposits. It is alluvium, कई artificial intelligence में समझ लेना, it is aluminium, alluvium, sorry aluminium नहीं, alluvium, sorry. ठीक है, it is often impregnated with calcareous, that is calcium carbonate, and it is often characterized by clay soil, not much suited for cultivation. Intensive agriculture is practiced here in Khadar region. ठीक है, इसके बाद डिफरेंस बिटवीन भाबर एंड तराई रीजन। भाबर और तराई में क्या डिफरेंस है ये भी देख लेते हैं। ओके, भाबर एंड तराई रीजन में क्या डिफरेंस है? इट लाइज अलोंग द फुट ऑफ द शिवालिक फ्रॉम द इंडस टू द टिस्टा। तो जो भाबर रीजन है वो शिवालिक रीजन से लेके इंडस टू द टिस्टा इतने रीजन में लाई करता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो। देन तराई रीजन क्या होता है? इट लाइज टू द साउथ ऑफ द भाबर एंड रन पैरेलल टू इट। जैसे मान लो यहाँ पे आपका भाबर रीजन है और तराई रीजन उसी के साउथ में पैरेलल उसके रन करता है। ठीक है, इस तरीके से। इट इज 8 to 16 किलोमीटर वाइड एंड तराई रीजन इज 20 to 30 किलोमीटर वाइड। तो अगर पीसीएस में असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाए कि तराई रीजन इज वाइडर देन द भाबर रीजन, तो इट्स ट्रू, इट्स करेक्ट, ये ध्यान रखना है आपको। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा? इट कंप्राइजेज ऑफ पेबल रॉक्स इन द शेप ऑफ पोरस बेड। तभी यहाँ पे जो रिवर्स होती है वो क्या होती है? डिसअपियर हो जाती है। इट इज कंपोज ऑफ फाइन एलुवियम एंड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। Next, due to porosity of the rocks, the stream disappear and flow underground. The underground streams of the Bhabar re-emerge on the surface and give birth to marshy areas in the Tarai region. ठीक है, this region is not much suitable for agriculture. Bhabar region that is, and Khadar region is most part are reclaimed for agriculture. Intensive agriculture practice की जाती है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है रीजन डिविजनल ऑफ प्लेन। ओके, रीजन डिविजनल ऑफ प्लेन में क्या क्या आता है आपका? 5 मेन पार्ट्स आते हैं आपके, सिंध प्लेन, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन एंड थार डेजर्ट। ये आता है आपका, ये रीजन देख सकते हो, ये सिंध प्लेन हो गया, ये पंजाब प्लेन हो गया, ये गंगा प्लेन हो गया आपका, ये ब्रह्मपुत्र प्लेन हो गया, और ये आपका थार डेजर्ट हो गया। ठीक है, ये थार डेजर्ट हो गया। तो पंजाब प्लेन में क्या होता है? टोटल एरिया इज 1.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर होगा ये। ठीक है, इट इज ड्रेन्ड बाय 5 रिवर्स एंड द इंटरवीनिंग एरिया बिटवीन द रिवर इज नोन एज देव। ठीक है ना, पंजाब प्लेन 5 मेन रिवर से ड्रेन होता है, और जो आपस में 2 रिवर मिलकर जो एरिया बनाती है उसे देव कहते हैं। द मोस्ट फर्टाइल एरिया होता है वो। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे वो 5 देव कौन कौन से हैं। इंडस, चेनाब, झेलम और ब्यास, रावी और सतलुज। ये पाकिस्तान के पास है, ये इंडिया के पास है, इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अगर हम देव की देखें, कभी कभी ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, ईस्ट टू वेस्ट आपको बताना होता है। ठीक है ना, देव दे दी जाएंगे आपको, ईस्ट टू वेस्ट बताना है। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत आते हैं पीसीएस में, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सिंध सागर देव, इट इज बिटवीन रिवर इंडस एंड झेलम। छाछ देव इज बिटवीन झेलम एंड चिनाब। रचना देव इज बिटवीन चिनाब एंड रावी। वादी देव इज बिटवीन रावी एंड ब्यास, एंड विश जलंधर देव इज बिटवीन ब्यास एंड सतलुज। तो ये 5 मेन देव रीजन है, और ये किन किन नदियों के बीच में है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सिंध सागर, छाछ देव, रचना देव, बारी देव एंड विश जलंधर देव। ठीक है, गंगा प्लेन। अब आता है सेकंड आपका गंगा प्लेन। दिस प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 शेल्फ सेपरेटेड विद वन अनदर बाय 3 ट्रांसवर्स, which is
हाई बर्ड। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अगर हम बात करें, दिल्ली हरिद्वार ले जाता है आपका पहला, दूसरा है शारदा डिप्रेशन, तीसरा वेस्ट यूपी शेल, चौथा है द फैजाबाद रिज, पांचवा है द गंडक डिप्रेशन एंड छठा है ईस्ट यूपी शेल एंड सातवां है द मुंगेर शेरशाह रिज जो कि बिहार रीजन में आपके। ये वेस्ट टू ईस्ट आपका गंगा प्लेन के शेल्स है। इसके बाद पेनिनसुला प्लेट्यू आते हैं। पेनिनसुला प्लेट्यू जो होते हैं आपके वो 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिवाइडेड है। पेनिनसुला प्लेट्यू इज डिवाइडेड इनटू 5 मेन फिजियोग्राफिक डिवीजन। इसमें पहला है वेस्टर्न घाट्स, दूसरा ईस्टर्न घाट्स, तीसरा सेंट्रल हाईलैंड्स, चौथा है डेक्कन प्लेट्यू एंड पांचवा है आपका ईस्टर्न प्लेट्यू। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ मैंने बना रखा है वेस्ट से लेके ईस्ट तक, नॉर्थ ईस्ट तक। वेस्ट में जो पर्वत है उसे नंगा पर्वत कहते हैं और जो सबसे ऊंचाई पर है, मतलब जहाँ पे हिमालयन बेल्ट हमारी शुरू होती है जहाँ से, और एंड कहाँ होती है, नामचा बरवा जो कि ईस्ट में हमारा अरुणाचल प्रदेश के आसपास पड़ता है, उधर के एरिया में। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता किस स्टेट में अभी, लेकिन ये आपका 2400 किलोमीटर का हिमालयन बेल्ट है, अरुणाचल प्रदेश ही होगा आई थिंक। ठीक है, तो नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक 2400 किलोमीटर की हमारी हिमालयन बेल्ट है। ये भी कभी कभी फैक्चुअल चीजें एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, अब ओरिजिन ऑफ हिमालयस के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। Himalayan mountains have come out of great geosyncline fault Tethys Sea, long, narrow and shallow sea between the Laurasia and the Gondwana land. ठीक है, आपने वो तो पता ही होगा आपको, पेंजिया 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, अंगारा लैंड एंड दूसरा है गोंडवाना लैंड। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ विच लैंड, ये सब चीजें आपने पढ़ी होगी 200 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें अभी दिख रहे हैं वो हम पढ़ते चलते हैं। इंडिया इज मूविंग नॉर्थवर्ड्स एट द रेट ऑफ अबाउट 5 सेंटीमीटर पर ईयर। Himalayas are young, cold mountains which are loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. Nepalis call the Mount Everest Sagarmatha, which means the goddess of the sky, and Tibetans call it Chomlungma. Chinese call it Pomolungma, means the mother of the world. Mount Everest के नाम है अलग अलग कंट्रीज में। Himalayas are 2400 kilometer long, 400 kilometer to 150 kilometer wide from Kashmir to Arunachal Pradesh respectively. मतलब कहीं कहीं पे 400 किलोमीटर वाइड होंगे, कहीं कहीं पे 150 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हिमालयस की हमने थोड़ी सी ब्रीफ चीजें पढ़ी, हिमालय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इसके बाद वापस आते हैं वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स पे। ये हमारा जो इंडिया होता है, ठीक है ना, यहाँ पे आता है आपका वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे आता है आपका ईस्टर्न घाट्स। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है। ओके, वेस्टर्न घाट्स इट रन्स पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम तापी रिवर टू कन्याकुमारी। ठीक है, दूसरा ईस्टर्न घाट्स इट रन्स इन द नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट फ्रॉम ओडिशा टू नीलगिरी हिल्स, ओडिशा से नीलगिरी हिल्स में। The average elevation is 900 to 1100 kilometer and its average elevation is less than that of Western Ghats, which is 600 meter above Sri Lanka. Clear है, मतलब elevation of the Eastern Ghat is lowest या lower than the Western Ghats. Its average width is around 50 to 80 kilometer. तो Western Ghats की width 50 से 80 किलोमीटर की है, whereas Eastern Ghats की width वो ज्यादा होती है 100 से 200 किलोमीटर की, यानी Eastern Ghat is wider than Western Ghats. तो ये true है। It stands like a continuous wall and can be crossed through passes only. वेस्टर्न घाट जो होते हैं आपके वो एक कंटिन्यूस वॉल की तरह है। ठीक है, वहां का ब्रेक नहीं है, लेकिन ईस्टर्न घाट्स में ऐसा नहीं है। ईस्टर्न घाट्स आपके ब्रेक के साथ है, कहीं कहीं पे बीच बीच जगह पे ब्रेक्स मिलेंगे, मतलब कंटिन्यूटी नहीं है। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स बाय लार्ज रिवर्स ड्यू टू व्हिच लार्ज रिवर्स के कारण वो डिवाइड हो रखा है वहां। ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी जो रिवर्स है वो यहाँ से कहीं प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है और मैक्सिमम भी यहीं जाती है और ड्रेनेज बनाती है, तो इस वजह से कंटिन्यूटी ब्रेक हो रखी है ईस्टर्न घाट्स की। ठीक है, नेक्स्ट इट हैज स्ट्रक्चर्ड यूनिटी, इस तरह से, एंड ईस्टर्न घाट स्ट्रक्चरल यूनिटी इज लैकिंग देयर। इट इज सोर्स ऑफ मेनी लार्ज रिवर्स व्हिच फ्लो इन द पेनिनसुला इंडिया। पेनिनसुला इंडिया आपका ये वाला पार्ट ही होता है, आई होप आपको पता होगा। ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट होता है आपका ये पेनिनसुला इंडिया होता है पूरा। ठीक है, ये वाला पार्ट होता है खाली डेक्कन। ठीक है, इट इज द सोर्स ऑफ मेनी लार्ज रिवर व्हिच फ्लो इन द पेनिनसुला इंडिया एंड नो बिग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ईस्टर्न घाट, बल्कि वहां पे आपको ड्रेनेज देखने को मिलेगा, वहां पे आपको ठीक है, तो नो बिग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स। It is almost perpendicular to the southwest monsoon coming from Arabian Sea and causes heavy rainfall in the west coast. Okay, and it is almost parallel to Eastern Ghats. It is almost parallel to monsoon coming from the Bay of Bengal and does not cause much rainfall. तो ये था डिफरेंस आपका ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स में। आप वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी डिफरेंस देख लेते हैं, कभी कभी इसमें भी पूछ लिया जाता है कोस्टल प्लेन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो
फर्स्ट है आपका, दिस प्लेन इज लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी कोस्ट, एंड दिस प्लेन इज लोकेटेड बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल. It is narrow plain with an average width of 64 km, and it is comparatively broader plain with an average width of 100 km. This plain is drained by various short and swift streams which are unable to form deltas but forms estuaries. Big rivers like Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri have formed large deltas. There are several lagoons, backwaters in Kerala, especially in the southern parts of the plain. ठीक है? And lagoons are comparatively less in this plain. Western plain has inundated coasts which support many ports. The eastern plain has more or less straight coasts where good ports are lacking. ठीक है ना? It is wet because of abundant rainfall, and it is more drier to compare to western coastal plain. ठीक है? तो western coastal plain is wet and eastern coastal plain in comparison to western is not as much wet. ठीक है? तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं गंगा डेल्टा ट्रैक और इंडस डेल्टा ट्रैक में क्या डिफरेंस है. ये भी देख लेते हैं. सब इंपॉर्टेंट है प्रेजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं इरेलेवेंट करवा रही हूँ आपको. ओके. It extends 430 kilometer from Rajmahal Hills to the edge of the delta. गंगा डेल्टा ट्रैक जो है वो 430 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है फ्रॉम राजमहल हिल्स टू द डेल्टा. Next, Indus Delta track. It is far more extensive from 960 km Chenab Hills to the deltas. Its width is 480 km. Its width is 160 km. Ganga Delta has more silt and alluvium. Sindh Delta has less silt and alluvium. Ganga Delta are of fine grain, and alluvium Delta is of Sindh Delta is also fine. Alluvium of Sindh Delta is fine, but Ganga deposit are of fine grain. Depth of alluvium is more in the Ganga Delta track, but in depth of aluminium is less in comparison to Ganga Delta track in Indus Delta track. इसी तरह वेस्टर्न हिमालयस और ईस्टर्न हिमालयस में भी क्या डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं. इट लाइज द वेस्ट ऑफ 86 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड बिटवीन द रिवर इंडस एंड काली. ईस्टर्न हिमालयस lie east of the 88 degree east longitude between Krishna and Brahmaputra. It rises gradually in a series of ranges starting from some Himalayan hills of Jammu Kashmir through Ladakh, Panjal, Jastra, Ladakh up to Kailash and Karakoram range, whereas eastern Himalayas rise abruptly from plains of Bihar and West Bengal with highest peak of Everest and Kanchenjunga. वो आपका ये Mount Everest eastern Himalayas में आता है. Okay, the average annual rainfall is less than 100 centimeter. इसमें the average annual rainfall is more than 200 centimeter. Eastern में ज़्यादा बारिश होती है. Okay, next the vegetation consists mainly of alpine and coniferous. In eastern Himalayas, large tracts are covered with tropical evergreen forest. Jojila Pass, Rohtang, Baralacha Pass, Shipkila are important passes in Western Himalayas. Jelep, Bumla, Tesla, Tunga, Yongyap and the Kangri, Karpa are important passes in the Eastern Himalayas. ठीक है. अब कुछ ड्रेनेज सिस्टम देख लेते हैं. बेसिकली 4 मेजर टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम है. कॉन्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट एंड रेसिक्वेंट. सब्सिक्वेंट क्या होता है? दे आर ड्रेन इन इट्स वाटर इनटू द कॉन्सिक्वेंट. ये इसी में ही अपना वाटर ड्रेन कर देते हैं. ऑब्सिक्वेंट रेसिक्वेंट में क्या फर्क होता है? दे ड्रेन देयर वाटर इनटू सब्सिक्वेंट. ये इस वाले में ये दोनों के दोनों वाटर अपने सब्सिक्वेंट में पहली सेकंड वाली में अपना पानी ड्रेन कर देते हैं. इस तरीके देख सकते हो आप. जो मेजर सोर्स से निकल रही होती है वो कॉन्सिक्वेंट नदी होती है. ठीक है, वो कॉन्सिक्वेंट नदी होती है. उसमें 90 डिग्री में मिलती है आपकी सब्सिक्वेंट. ठीक है. फिर जो आपकी ऑब्सिक्वेंट होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है कॉन्सिक्वेंट की, और वो सब्सिक्वेंट के साथ मिल रही होती है. और जो आपकी रेसिक्वेंट नदी होती है जिस डायरेक्शन में बह रही होती है वो कॉन्सिक्वेंट की डायरेक्शन में बह रही होती है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप. Antecedent drainage system क्या होता है? The rivers that existed before the uplevel of the Himalayas, that is known as antecedent drainage system. For example, the Saraswati River. Consequent drainage में the rivers which follow the general direction of the slope. The rivers which follow the general direction of the slope उसको consequent river कहते हैं. जो slope की general direction को flow करती चली जाती है उसे consequent drainage system कहते हैं. Subsequent drainage, they are formed after the consequent drainage system. They are often at right angle to the consequent. ठीक है, they are often at right angle. आप देख सकते हो, they are often at right angle to the consequent. Next, subsequent, they flow in the opposite direction of the consequent drainage, and recipients they are flowing in the direction of the consequent drainage. ये मैंने बता दिया. Subsequent opposite direction of the consequent, ठीक है ना, and recipient in the same direction of the consequent. ठीक है. They are equivalent to obsequent in the character.
कुछ टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम देख लेते हैं। सुपर इम्पोज ड्रेनेज, एपिजेनेटिक ड्रेनेज, कोडेड ड्रेनेज, सुपर इंड्यूस्ड ड्रेनेज, एंटीसीडेंट ड्रेनेज। ड्रेनेज पैटर्न्स भी होते हैं कुछ। डेंड्रिटिक पैटर्न इस तरीके से होते हैं, डेंड्रिटिक पैटर्न आपके, ठीक है। डेंड्रिटिक पैटर्न, ट्रेलिस पैटर्न, बार्ब पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, रेडिकुलर, एनुलर, पैरेलल, पेनिट एंड ड्रेन्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट हेरिंग बोन, ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न्स हैं आपके, ठीक है, जो आपको ध्यान रखने नेम। कभी कभी आ जाएंगे नेम की व्हाट इज दिस, तो ड्रेनेज पैटर्न के नाम। ओके, इसके बाद रिवर सिस्टम में रिवर बेसिन देखते हैं। उससे पहले मैं एक और चीज दिखा दूं आपको इसमें, रेलवे जोन्स। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। रेलवे जोन्स कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, आपको उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। जैसे कि आपका सेंट्रल जो रेलवे जोन है वो मुंबई में है, नॉर्दर्न रेलवे है आपका दिल्ली में, ईस्टर्न रेलवे है आपका कोलकाता में, सदर्न रेलवे है आपका चेन्नई में, ठीक है। उसी तरह आपका वेस्टर्न रेलवे है मुंबई में। इस तरह से आप चार्ट बना सकते हो, नॉर्थ आपका, साउथ ईस्ट आपका, वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, इस तरीके से आप चार्ट बनाकर अपना बनाकर रेडी रख सकते हो। इससे और ज्यादा क्रिप्टोग्राफिक नेचर में आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये सारे रेलवे जोन इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन वहाँ पूछ जाते हैं यहाँ से। सेंट्रल रेलवे आपको मुंबई में है, कॉन्टन रेलवे नवी मुंबई में, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है प्रयागराज में, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है गोरखपुर में, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी में है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में, ईस्ट कोस्ट रेलवे है भुवनेश्वर में, सदर्न रेलवे चेन्नई में, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में, साउथ कोस्ट रेलवे है विशाखापट्टनम में, साउथ ईस्टर्न रेलवे है कोलकाता में, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे है बिलासपुर में, साउथ वेस्टर्न रेलवे है आपका हुबली में, जो चर्च गेट है, वो तो मुंबई में है आपका, हो जाएगा। साउथ वेस्टर्न रेलवे आपका हुबली में है, चर्च गेट है मुंबई के लिए, मुंबई चर्च गेट। वेस्टर्न रेलवे आपका मुंबई चर्च गेट के पास, वेस्ट सेंट्रल रेलवे है जबलपुर में, मेट्रो रेलवे आपका कोलकाता, एंड कोलकाता में मैक्सिमम आपके जोनल हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं इंडियन रेलवे के, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना आ सकता है इसमें, ठीक है। रिवर बेसिन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो रिवर बेसिन है वो गंगा नदी का है, फिर यमुना नदी है, फिर इंडस नदी है। तीन मेजर रिवर बेसिन है, ठीक है। इंडिया लेवल पे भी याद रखना है और उत्तराखंड लेवल पे भी आपको ये चीज याद रखना है। रिवर बेसिन में गंगा जो है पहले नंबर पे आती है, 26.2% एरिया जो है इसका रिवर बेसिन में कवर्ड है। दूसरा यमुना का है 11%, फिर इंडस है आपका 9.8%, उसके बाद आपका गोदावरी आ जाती है, यानी कि साउथ गंगा भी बोलते हैं जिसे, इसका 9.5% है, कृष्णा का 7.9%, ब्रह्मपुत्र का 7.8%, महानदी का 4.3%, नर्मदा 3%, कावेरी 2.7%, ताप्ती या तापी इज 2%। These are the major 10 major river basin in the India, ठीक है। On the basis of the area drained, the river basin of India had been classified into three categories. तीन कैटेगरीज में रिवर बेसिन को क्लासिफाई किया गया है, लार्ज रिवर बेसिन, मीडियम रिवर बेसिन एंड माइनर रिवर बेसिन। क्या होती है ये? लार्ज रिवर बेसिन, river basin with catchment area of more than 20,000 square kilometer is known as large river basin. Okay. ठीक है, river basin with the catchment area, river basin with the catchment area of more than 20,000 square kilometer is known as large river basin. तो ये आपका large river basin है। दूसरा, river basin with catchment area between 2000 to 20,000 kilometer square is known as the मीडियम रिवर बेसिन। मीडियम जो होता है आपका 2000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का रिवर बेसिन का कैचमेंट एरिया होगा, वो आपका मीडियम रिवर बेसिन में आएगा। और माइनर क्या होगा? जहाँ पे जो कैचमेंट एरिया है आपका 2000 किलोमीटर स्क्वायर से कम होगा, दैट विल बी योर माइनर रिवर बेसिन, ठीक है। द रिवर बेसिन हैविंग अ कैचमेंट एरिया ऑफ लेस देन 2000 किलोमीटर स्क्वायर इज नोन एज माइनर रिवर बेसिन। India has 113 river basins, of which 14 are large, 44 are medium, and 55 are minor. ठीक है। इसके बाद आता है आपका सिटी एंड आपका रिवर। यहाँ पे ये भी आ जाता है, ये वाली सिटी किस रिवर पे है, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो इलाहाबाद इज ऑन गंगा रिवर, आगरा यमुना रिवर पे है, अयोध्या सरयू रिवर पे है, अहमदाबाद साबरमती रिवर पे है, बद्रीनाथ अलकनंदा रिवर पे है, बरेली रामगंगा रिवर पे है, फुटाक महानदी रिवर पे है, दिल्ली आपका यमुना रिवर पे है, डिब्रूगढ़ आपका है ब्रह्मपुत्र रिवर पे, आसाम में है डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर पे, फिरोजपुर है सतलुज रिवर पे, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र रिवर पे, हरिद्वार गंगा रिवर पे, हैदराबाद मूसी रिवर पे, जबलपुर है नर्मदा रिवर पे, जौनपुर है आपका गोमती रिवर पे, देन कानपुर गंगा रिवर पे है आपका, कोटा चंबल रिवर पे है, कोलकाता है हुगली रिवर पे, लखनऊ है गोमती रिवर पे, लुधियाना है सतलुज रिवर पे,
मथुरा है आपका यमुना रिवर पे, नासिक है आपका गोदावरी रिवर पे, नासिक आपका आता है गोदावरी रिवर पे, पटना गंगा रिवर पे, पंजिम आपका मंदावी रिवर पे, श्रीनगर झेलम रिवर पे है, सूरत ताप्ती रिवर पे है, श्रीरंगपट्टनम आपका कावेरी रिवर पे है, तिरुचिरापल्ली आपका कावेरी रिवर पे है, और उज्जैन आपका शिप्रा रिवर पे सिचुएटेड है। उज्जैन आपका शिप्रा नदी पे रहता है। महाकाल जहाँ पे है हमारे, रिसेंटली हम गए थे वहां पे, तो ये शिप्रा नदी में आपका, ओमकारेश्वर में आपकी नर्मदा नदी बह रही है। ठीक है ना। विजयवाड़ा है, कृष्णा रिवर पे है, वाराणसी गंगा पे है, और ऋषिकेश गंगा पे है। आई थिंक ये क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं लिख देती हूँ। वाराणसी आपका गंगा पे है, और ऋषिकेश ये गंगा नदी पे है। इट इज गंगा। ये है कृष्णा। ठीक है। ज्यादातर जो शहर है, जो सिटीज है, वो गंगा नदी पे सिचुएटेड है। तो अगर हम ऊपर से देखते चले, गंगोत्री की गौमुख ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड से हमारी ऋषिकेश, मतलब गंगा नदी जो ऋषि हरिद्वार से होते हुए, ऋषिकेश से होते हुए फिर हरिद्वार पे आती है, फिर इलाहाबाद, फिर यहाँ पे आपका से तो कानपुर, फिर आपका वाराणसी, यहाँ पे आपका फिर पटना। मतलब जो मेजर सिटीज जो स्टैब्लिश है आपकी गंगा नदी के ऊपर, वो मैंने यहाँ पे इस तरह से मैंने शो की हुई है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो पटना, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये कुछ सिटीज हैं जो गंगा नदी के तट पे स्थित हैं। रेलवे जोन्स में ये ध्यान रखना कि देयर आर 19 रेलवे जोन्स इन इंडिया, और सेंट्रल रेलवे जोन है मुंबई। मुंबई में आपको सिचुएटेड है हेडक्वार्टर्स उसके, सेंट्रल रेलवे जोन्स के 19 रेलवे जोन है टोटल अभी कुल मिला के आपके। ठीक है। अच्छा, इस तरह से ईस्ट टू वेस्ट में नदी लगाओ, रिवर के ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन लगाओ, कौन कौन सी नदी आती है, इस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ ध्यान रखना आपको, ये यमुना नदी है, ये यमुना नदी है, ये आपकी गंगा गंगा नदी आती है, ये गोमती नदी आती है आपकी। इससे गंगा और गोमती नदी के बीच में है आपकी रामगंगा। गंगा और गोमती नदी के बीच में है आपकी राम गंगा नदी। ठीक है। फिर आपकी आपकी घाघरा, ये है आपकी घाघरा नदी। फिर आती है आपकी गंडक नदी, फिर आती है आपकी कोसी नदी। ठीक है। तो यमुना, गंगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट क्या डायरेक्शन है इन नदियों की। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा की। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में आ चुका है पीवाईक्यू में। अच्छा, यहाँ पे क्लियर नहीं था, दोबारा मैंने फोटो खींची है यहाँ पे। ओके, दोबारा से देख लेना, देखा यहाँ पे क्लियर है, उसे मैं डिलीट करना भूल गई शायद, कोई बात नहीं, ये आप देख लीजिएगा, कृष्णा गंगा। ठीक है। आपको पता है ये देवप्रयाग पे जो अलकनंदा है और भागीरथी मिलती है, वो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। और ये आपके मेजर नदियां हैं। इसके बाद आप देख लेते हैं ओरिजिन ऑफ द रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज, ये भी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। इंडस जो नदी है आपकी, वो मानसरोवर से निकलती है, और ये उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, श्योक, शिगार, गिलगित। झेलम वारिनाग से निकलती है। ठीक है। कृष्ण गंगा उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। चेनाब बारालाचा पास से निकलती है। अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, ये सब चेनाब की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है। रावी रोहतांग पास से निकलती है। चंबल, बेतवा, सोन, ये रावी की ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर ब्यास भी रोहतांग पास से निकलती है। सतलुज राकाज लेक तिब्बत से निकलती है। गंगा गौमुख ग्लेशियर से निकलती है। टोटल लेंथ इसकी 25 किलोमीटर है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है। रामगंगा जो है वो ऋषि नैनीताल से निकलती है। घाघरा गुरला मंदाता पीक से निकलती है। गंडक जो है तिब्बत नेपाल बॉर्डर से निकलती है। कोसी सिक्किम नेपाल तिब्बत से निकलती है। दामोदर जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है आपकी। दामोदर छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है। सोन अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। ब्रह्मपुत्र जो है चामयुंग डोंग ग्लेशियर से निकलती है। ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है। दिबांग, लोहित, तिस्ता, मानस, कामोंग, ये ट्रिब्यूटरीज, बुरही, दिहांग, तोरसा, ये सब ट्रिब्यूटरीज आपकी ब्रह्मपुत्र की है। नर्मदा अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। ठीक है ना। ये बुद्धि, हिरन, ये सब जो ट्रिब्यूटरीज है वो अमरकंटक प्लेटू की है। ये वाली, ये वाली। ठीक है। इसके बाद आपका तापी जो है मुल्ताई मध्य प्रदेश से निकलती है। शिप्रा नदी आपकी, पूर्ण, बतल, दाटरांग, ये सब जो है ट्रिब्यूटरीज है आपकी तापी नदी की। लूनी रिवर जो है वो अन्ना सागर फॉल से निकलती है। जोगीगिरी, सुकेर, ये ट्रिब्यूटरीज है इनकी। साबरमती से निकलती है। साबरमती जो नदी है वो जैसलमेर लेक से निकलती है। वाकल, हारो, मिशवा, दीज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ साबरमती रिवर। महानदी शिहावा रेंज से निकलती है। इब, आई बी इब, मंड,
हस्तो, जोंग, श्योनाथ, कांग, तेल, these are the tributaries of महानदी। गोदावरी त्रिभंग प्लेटू से निकलती है आपकी, ये आपकी ट्रिब्यूटरीज है गोदावरी की। वारधा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, सबारी, प्रणहिता, मंजरा, these are tributaries of गोदावरी। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, कोयना, भीम, मूसी, तुंगभद्रा घाट प्रभा, मलप्रभा, these are tributaries of कृष्णा। एंड कावेरी ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, ठीक है ना। हारंगी, हेमवती, शिमशा, लाख पावनी, लाक्षमितिस्ता, कबानी, अमरावती, these are the tributaries of the कावेरी रिवर, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से रिवीजन कर लेगा, जो जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है उनकी मैंने ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अब कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं एक बार। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, इनमें से कौन सा ओल्ड फोल्डेड माउंटेन नहीं है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से कर रहे हैं हम ये क्वेश्चन। तो सी आपका एंडीज माउंटेन जो है वो ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स में नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक लैंडफॉर्म, तो वॉल्केनिक कोन इज द बेसिक लैंडफॉर्म। मैक्सिमम कोस्टल इरोजन इज कॉज्ड बाय वेव्स, ऑप्शन नंबर ए। विच इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये पढ़ा है हमने, ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर। द इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ इज नियरली अराउंड 40,000 kilometer. Equatorial circumference of the earth is around 40,000 kilometer. Which one of the following oceanic current is not associated with the Pacific Ocean? तो कैलिफोर्निया, क्रूशियो, हम्बोल्ट जो करंट्स है वो पैसिफिक ओशन की है। केनेडीज जो है वो अटलांटिक ओशन की करंट है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। Which one of the following is not a natural unit of time? Standard time is not a natural unit. Tropical air, lunar month, day, these are the natural unit. Clouds are the result of condensation. Clouds are the result of condensation. Option number D. इंडियन ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथ्स का लिस्ट 1 with 2 आपका द्योग दे दिया है और आपका रिवर्स दे दिया है। इस तरह से क्वेश्चन देखो आपको पूछ लिए हैं, ठीक है ना। पूछ चुके हैं पीसीएस में क्वेश्चन, तो इस तरह से दोबारा भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बिस्ट जलंधर द्योग आपका ब्यास और सतलुज नदी के बीच में, बारी द्योग आपका रावी ब्यास के बीच में, रचना द्योग रावी और ब्यास चेनाब के बीच में है, छाछ द्योग चेनाब और झेलम के बीच में। सी से छाछ, सी से चेनाब, ध्यान रखना। आर से रचना, आर से आपका रचना द्योग जो है आपका रावी और ब्यास, आर से रावी, रावी और चेनाब के बीच में। उस तरह से आपका जो बिस्ट है, बी से बिस्ट यानी बी से ब्यास और सतलुज, ऐसी बारी द्योग है आपका रावी और ब्यास के बीच में। आर से रावी, बी से आपका ब्यास, इस तरीके से मतलब हिंट के तौर पे आप इसको याद रखिए, भूलिए ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इसमें। As per the Köppen's classification of climate, which one of the following is suitable description of northeast, including the North Bengal? Option number D, humid subtropical climate with dry winter. मैच लिस्ट 1 with 2, सोर्स रीजन दे रखे हैं, रिवर दे रखे हैं। देखो ब्रह्मगिरी हिल्स आपकी कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है, झेलम वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, सुवर्णरेखा छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है। अभी देखा ना हमने रिवर्स के सोर्स किए हमने, कहाँ से निकलती है रिवर, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छे से लर्न कीजिए इसे आप। Which is the longest river in the peninsular India? तो गोदावरी is the longest river in your peninsular India. गोदावरी is the longest river in your peninsular. इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। Which state in India has the highest extent of irrigation person? That is पंजाब। पंजाब में आपके highest extent of irrigation देखने को मिलते हैं। What is दक्षिण गंगोत्री? तो इंडियन रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, दक्षिण गंगोत्री के नाम से जो है वो इंडियन रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में। इट इज 2500 किलोमीटर फ्रॉम साउथ पोल। 1983-84 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। The sea coast of Tamil Nadu is known as what? It is known as Coromandel Coast. ये मैप के थ्रू आप अच्छे से याद रख पाओगे कि कहाँ पे क्या है आपका, ठीक है। The sea coast of Tamil Nadu is known as Coromandel Coast. Which group of states receives water from the Bhakra Nanga project? So that is Haryana, Punjab and Rajasthan. ये तीनों states भाखड़ा नंगा प्रोजेक्ट से पानी रिसीव करते हैं, वाटर रिसीव करते हैं। As per census 2011, which of the following states in India has lowest sex ratio? तो यहाँ पे हरियाणा है, ठीक है। ऑप्शन में हरियाणा दे रखा, तो हरियाणा ही है यहाँ पे। इंडियन ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इकोनॉमिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक्स इन इंडिया आर द धारवाड़ रॉक्स व्हिच आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। व्हिच मेटल इज फाउंड एट द फॉलोइंग प्लेसेस? दैट इज हुड्डी, कोलार, रामगिरी इन इंडिया। तो यहाँ पे गोल्ड पाया जाता है सबसे ज्यादा। गंडक रिवर इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम? दैट इज योर गंगा रिवर। गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी में आता है, गंगा से एसोसिएटेड है आपका, ठीक है। एट विच या एट व्हाट एल्टीट्यूड द अल्पाइन फॉरेस्ट आर फाउंड? तो 2900 से 3500 मीटर की ऊंचाई पे अल्पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मैक्सिमम रेनफॉल इन इंडिया इज रिसीव्ड फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, जो कि चल रहा है अभी हमारे। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड एट पेरम्बूर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड एट पेरम्बूर। और क्वेश्चन देख लेते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग या विच वन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ द ओशियनिक फ्लोर? So that is deep sea plain is the most extensive part of the oceanic floor. Grenada is located in Caribbean Sea.
A telegram was sent from Greenwich at 12 noon. The time for transmission was 12 minutes. It reached a town at 6 p.m. The longitude of the town will be, longitude बताना है आपका, इसका करेक्ट आंसर है 87 डिग्री ईस्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड टू द ग्रुप? इनमें से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है ग्रुप से? तो आपका सैंडस्टोन है, शेल है और लाइमस्टोन है, ये मैकेनिकली फॉर्म्ड होते हैं. बस जेनेस जो है आपका, वो जेनेस वो आपका ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होता है. ऑप्शन नंबर ए. इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख लेते हैं. द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर 2011 सेंसस ऑप्शन में है, इस हिसाब से आपका मिजोरम करेक्ट आंसर होगा. मैच लिस्ट इंडस्ट्रीज लोकेशन दे रखे हैं आपको. फर्टिलाइजर श्रीनगर, गंगानगर, फिर आता है आपका ग्लास जयपुर, सीमेंट आपका उदयपुर एंड सिंथेटिक सिल्क है आपका कोटा. तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. Which one of the following rivers is associated with the Sardar Sarovar project, that is Narmada river? On the outline map, अच्छा ये मैप गिवन है आपको लोकेशन बतानी है इसमें. तो आपसे पूछा क्या है, ए बी सी डी डिपिक्ट द लोकेशन ऑफ 4 coalfields, which one इज नॉट करेक्टली शोन इन द मैप? तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं. तो ये नॉट करेक्टली, ये सब तो कोलफील्ड्स के लोकेशन दिखा रखे हैं. डी इज नॉट करेक्टली मैच्ड. Which one of the following group is the correct sequence of mountain peaks from east to west? इस तरह से भी आ जाता है. कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी. ठीक है. एटलस लेके बैठिए. हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एटलस बहुत काम आती है. बार बार एटलस को देखिए आप. जो फिजिकल मैप है और जो पॉलिटिकल मैप है, दोनों उसको आप अच्छे से बार बार देखिए. जितना एटलस देखेंगे, एटलस से समझेंगे, उतनी चीजें क्लियर होंगी. ऐसे क्वेश्चन करने की संभावना सही होने की उससे ज्यादा बढ़ेगी आपकी. ठीक है. कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, दिस कम्स फ्रॉम योर ईस्ट टू वेस्ट. Which one of the following is the correct sequence of states in India in descending order of their areas? ओके, तो ये छत्तीसगढ़ है, फिर आपका झारखंड है, फिर छोटा हिमाचल प्रदेश, फिर छोटा उत्तराखंड. तो ये करेक्ट सीक्वेंस है इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, ध्यान रखना है. विच रिवर अमंग द फॉलोइंग डज नॉट जॉइन द गंगा रिवर फ्रॉम लेफ्ट? सोन जो है वो आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है गंगा की. बाकी घाघरा, गोमती, कोसी, दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी. ठीक है. मैच लिस्ट 1 with 2. सी पोर्ट दे रखे हैं, स्टेट दे रखे हैं. पारादीप पोर्ट आपका उड़ीसा में है. अगर आपको एक भी पता है, सी आपका ऑप्शन 2 है आपका. सी का अगर ऑप्शन 2 हो रहा है आपका, तो आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट. ऑप्शन नंबर ए. Basaltic lava rocks over Indian Deccan Plateau are formed in the following period. That is Cretaceous period. Basaltic lava rocks are formed in Deccan Plateau during Cretaceous period. ठीक है, तो during Cretaceous period के बने थे. As per census 2011 sex ratio, number of the females per 1000 males in India is what? 2011 की सेंसस के हिसाब से क्या है, इसमें जो एग्जैक्ट डेटा है वो गिवन नहीं है, तो आप उसके आसपास का मार्क कर सकते हो. ऑप्शन नंबर डी 940 ले सकते हो आप. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया इज फेमस फॉर रबर कल्टिवेशन? केरला इज फेमस फॉर रबर कल्टिवेशन. केरला इज फेमस फॉर रबर कल्टिवेशन. Great Himalayan National Park, which has been accorded UNESCO World Heritage Site status, is located in Himachal Pradesh. ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश. 2014 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस में इंक्लूड किया गया. वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन सिचुएटेड? देखो इस तरह से क्वेश्चन आ गया ना. अभी सिर्फ नॉर्थ सेंट्रल पूछ लिया है, कल को आपसे नॉर्थ वेस्टर्न पूछ ले, साउदर्न रेलवे जोन पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि हेडक्वार्टर्स कहाँ है. तो इसका तो इलाहाबाद ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है ना. आई होप आई एम क्लियर. इस टाइप से हमने पीवाईक्यूज भी देख लिए किस तरह से पूछे गए हैं इसमें. ठीक है. इसको आप अच्छे से पढ़िए. कहीं कोई दिक्कत, कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताइए. ठीक है. इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. फॉर टिल दैट मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए अपने एग्जामिनेशन के लिए. ऑल द बेस्ट.